हम क्यों अक्सर अपने परिवार की स्त्रियों के महत्व को, ऐसा नहीं कि हमारी मंशा ऐसी होती है, लेकिन हम अक्सर दर्ज करने में चूक जाते हैं। क्या हमारे अंदर एक पितृसत्ता होती है? हाँ बिल्कुल सर, अगर ईमानदार मूल्यांकन करें तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता। हम सभी सर पितृसत्तात्मक ढांचे के अंदर जकड़े हुए हैं और इससे 100% मुक्त हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरा ये है कि महिलाओं की जो कार्य है उसे सर हम जीडीपी के अंदर भी नहीं आंकते हैं। जो भी वो घरेलू कार्य करती है या कृषि में योगदान करती है उसे जीडीपी कैलकुलेशन में भी नहीं आंका जाता है। और जो घर की आय होती है वो भी सामान्यतः किसान परिवार के लिए पिता की आय होती है सर, ये मुख्य कारण। ठीक बात। मैं कम इन सर? यस कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। अक्षय तीज के दिन खूब बाल विवाह होते हैं और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ पर जाकर रोक सके उनको। जी सर। तो मान लीजिए आप ज़िले के एसपी हैं और आपको पता लगा कि आपके ज़िले में कम से कम 300 बाल विवाह होने वाले अक्षय तीज के दिन, एक ही दिन होने वाले हैं, एक ही स्थान पे होने वाले, पूरे ज़िले को पता है, हर बार पता होता है, आपको भी पता है। पिछला एसपी पितृसत्ता का समर्थक था, वो चुप रहता था। आप इस पर कैसे मैनेज करेंगे कि ये ना हो? और सीएम का भी दबाव है कि चुप रहना, कुछ बोलना मत, क्योंकि सीएम उन्हीं के वोट से सीएम है जो बाल विवाह करवा रहे हैं। कैसे हैंडल करेंगे? सर मैं 10-15 सेकंड लेना। हाँ हाँ, आराम से सोच के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि सर दबाव चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी बात है कि एक सिविल सर्विस होने के सिविल सर्वेंट होने के नाते सर संविधान है, मैं उसे फॉलो करूँगा। और संविधान के तहत संसद ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून बना रखा है, तो अगर कानून बनाया तो उसे इम्प्लीमेंट करने की मेरी जिम्मेदारी है सर। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों में इस बात को लेकर है कि वो बाल विवाह कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अल्पसंख्यक होंगे जो इसे अनुचित बता रहे होंगे, तो सर मैं उनकी हेल्प लूँगा। और तीसरी चीज़ है कि धार्मिक लीडर हैं जो भी वहाँ पर जो बुद्धिजीवी होंगे, सर मैं उनकी मदद से ये प्रचार करवाऊँगा कि ये सब गलत है। और चौथा सर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा कि इसके थ्रू जितने भी ग्रामीण स्तर पर जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनको एक एक मैसेज जाएगा कि आपके गांव के स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी निगरानी रखी जाए, नहीं तो सर उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। सर एक अपराधी है जी सर, जो कम से कम 10 बार बलात्कार कर चुका है। जी सर। लेकिन गवाह नहीं मिलते, सबूत नहीं मिलते, बच जाता है। पूरे इलाके को पता है कि वो बलात्कार करता है और जनरली छोटी बच्चियों का रेप करता है। जी सर। सबूत नहीं छोड़ता, दबंग आदमी है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता उसका। आप जिले में गए, आपको खबर मिली कि ऐसा आदमी है। अचानक 2 दिन बाद खबर मिली कि उसने एक और रेप किया किसी छोटी बच्चे के साथ और रेप करके भाग रहा है, उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। आप पहुंचे अपने दल बदल के साथ, वहाँ पर दल बल के साथ, और ऐसी सिचुएशन है कि वो राज्य की सीमा क्रॉस करने ही वाला है। आप गिरफ्तार करना चाहेंगे तो भी शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सीमा क्रॉस कर लेगा। जनता बहुत बड़े हुजूम में, जनता आपसे कह रही है कि इसको मारिए, ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये आदमी आप अदालत के रास्ते इसको सज़ा दिलवा ही नहीं सकते। ये इतना ताकतवर व्यक्ति है कि बच जाता है, सबूत नहीं मिलते। और सिचुएशन ऐसी है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होने की संभावना नहीं है और जनता की भारी डिमांड पर आपके पास स्कोप है कि आप उसको मार दें। ये 100% तय है कि अगर आपने उसे गिरफ्तार किया किसी भी तरह से तो भी वो जेल में नहीं जाएगा, बच जाएगा, जमानत मिल जाएगी और उसे कुकर्म चलते ही रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर हैं, वो आपसे एकदम रो के कह रही हैं कि सर इसको मत छोड़िए, हम सबकी इज्जत का सवाल है, हमारी बच्चियों का सवाल है, क्या करेंगे आप? सर इस सिचुएशन में सर एक भावनात्मक दबाव तो रहेगा, लेकिन सर मैं उसे गोली तो नहीं मारूंगा क्योंकि सर बिना कोई उसकी कोर्ट में ट्रायल हुए सर दंड देना सर वो ना तो संविधान के अनुरूप है सर, ना ही ये मैं अपने मूल्यों के इसे अनुकूल मानता हूँ। संविधान और जनता में कौन प्राथमिक है? सर संविधान प्राथमिक है। संविधान के लिए जनता है, न कि जनता के लिए संविधान। सर अगर संविधान, आपको नहीं लगता है आपके पिताजी एक खेतिहर हैं, सालाना आमदनी 50,000 के आसपास ही है? जी सर। तो आपका ये कर्तव्य बनता था कि फाइनेंशियली आप फादर को सपोर्ट करें। आप बड़े हो गए हैं और इस मृग मरीचिका में आप पड़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज
सिविल सर्विसेज नहीं हुआ तो? सर वैसे मुझे खुद पर इतना विश्वास तो है कि सर मैं अगर इस प्रयास में नहीं होता है तो मैं दो अगले प्रयासों में इसको कर लूँगा। अगर नहीं होता तो सर जो भी कृषि के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हो रहे हैं उसमें सरकार अनेक रियायतें देती है सर, और छोटे किसानों के लिए भी अनेक अवसर हैं, जैसे सूक्ष्म सिंचाई, लघु सिंचाई या फिर अन्य जैसे पुलिंग है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके स्तर पर मैं प्रयास करूँगा। सिविल सर्विसेज की क्या विशेषताएं हैं जिन्होंने आपको आकर्षित किया? सर मैं किसान पृष्ठभूमि से हूँ और हमारे किसानों में जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे सर पानी की जो बाराबंदी है उससे रिलेटेड या नहर से पानी की चोरी होती है उससे रिलेटेड, तो सर किसान लोग हैं वो कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देते थे। तो इस कारण से मेरा आकर्षण इस सेवा में हुआ, लेकिन बाद में इसके बारे में मैंने और पढ़ा, इसके कार्यों के बारे में, विविधता के बारे में, इसके वेतन भत्तों के बारे में, तो सर मेरा आकर्षण स्वाभाविक था और उसके बाद में मैंने सर इसके लिए तैयारी चालू की। सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? सर जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी की जो विखंडित रियासतें थी उन्हें मिलाकर एक अखंड और एकल जर्मनी का निर्माण किया था, वैसे ही सरदार पटेल ने हमारे देश की जो रियासतें थी उन्हें मिलाकर हमारे भारत का निर्माण किया था सर। तो अभी अंतरिम बजट में कृषि से संबंधित क्या बातें कही गई हैं? सर 3-4 प्रावधान है। पहला तो ये है कि किसानों को सर 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे, जो कि 2-2 की 3 किस्तों में दिए जाएंगे। ठीक है। एक प्रावधान है कि जो मछली पालन और पशुपालन है उसके लिए अलग कोष सृजित किया जाएगा ताकि इनको भी हम किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऋण व्यवस्था से जोड़ सकें। तीसरा सर जो कामधेनु बोर्ड की स्थापना की जाएगी, तो उसके थ्रू सर जो देसी गाय हैं उनका नस्ल संवर्धन किया जाएगा जो किसानों के लिए। तो राजस्थान में 2 हेक्टेयर का अर्थ क्या हुआ? कितना एकड़ हुआ है, कितना बीघा हुआ? सर 8 बीघा 2 हेक्टेयर का अर्थ होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है सर 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर 10,000। तो आपके पास कितना है? सर 10 बीघा ज़मीन है हमारे पास। आपके पास यानी 2 हेक्टेयर के अंदर है आप? 2 हेक्टेयर से ऊपर है सर। तो यानी आपको इससे फ़ायदा नहीं, आपके पिताजी को फ़ायदा नहीं है? नहीं सर। वो ऐसी कौन सी प्रमुख निराशाएं हैं जो विधायी अपेक्षाएं थी लेकिन ये लोकसभा पूरी नहीं कर सके? सर एक तो महिला आरक्षण विधेयक था, वो लोकसभा पास नहीं कर पाई, क्योंकि सर महिलाओं का लोकसभा में प्रतिनिधित्व देखते हुए मैं इसे एक आवश्यक मानता हूं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरा सर जो नागरिकता बिल है इसके संदर्भ में जो जितने भी वाद विवाद थे उनको ये पूरा नहीं कर पाई है, क्योंकि राज्यों को भी संतुष्ट नहीं किया है। हिंदी में सोशल मीडिया में भागीदारी करने में क्या क्या तकनीकी दिक्कत है? सर तकनीकी दिक्कतों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या सर टाइपिंग में आती है। हालांकि सर अभी जो गूगल के जितने भी ऐप्स आ रहे हैं जैसे गूगल ट्रांसलिटरेशन है, उनसे सर टाइपिंग की समस्या काफ़ी हद तक हल हो रही है, तो लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में जागरूकता भी नहीं है। दूसरा सर हिंदी के अंदर जो टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश टू हिंदी अगर हम टाइप करें तो जो कई शब्द होते हैं जैसे अण होता है या अड़ होता है तो उनका टाइपिंग आसान नहीं होती है, तो ये मुख्य समस्या हिंदी के अंदर है। मुझे एक कविता याद आ रही है जिसमें कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्यकार के बारे में ऐसा अक्सर कहते हैं। तो कौन सी जगह है जहाँ कवि पहुँचते पर रवि नहीं पहुँच पाता? कुछ ऐसी कल्पनाएं करके बताइए, उदाहरण दे के बताइए कि जैसे यहाँ कवि पहुँच गया और यहाँ रवि नहीं पहुँच पाया था। सर एक प्रेमचंद जी की कोटेशन है कि इतिहास और साहित्य के संबंधों पर उन्होंने कहा है कि इतिहास में तिथियां और घटनाएं सत्य होती है, बाकी सब असत्य है, लेकिन साहित्य में तिथियां और घटनाएं असत्य होती है, बाकी सब सत्य है। तो जो एक साहित्यकार होता है वो दूसरे के पर काया प्रवेश करता है, उसके मानवीय जो भाव हैं उनके अंदर प्रवेश करके वो व्यक्ति अमुक समय पर क्या सोच रहा होगा इस बारे में वो विस्तार से लिखता है। तो ऐसा कीजिए ना, हिंदी साहित्य में कोई रचनाओं के एग्जाम्पल लेके मुझे बताइए कि सर इस रचना में लेखक ने ये बात कही है, यहाँ तक रवि भी नहीं पहुँच पाता पर कवि पहुँच गया। सर आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है, उसके बारे में सर उन्होंने कालिदास के बारे में लिखा है कि कालिदास किस प्रकार सत्ता के साथ द्वंद्व करते हुए सत्ता के लालच के आगे झुक जाता है। तो ऐसा सर इतिहास में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना से उसे इतना यथार्थवादी बनाया है कि वो सत्य प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ तक सर रवि नहीं पहुँच सकता जो कवि ने करके दिखाया। एक ही बताएंगे, एक कोई और भी सोच पाएंगे? सर जो प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, उसमें सर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जो वर्गगत चरित्र को उभारा है या ग्रामीण समाज की जो सूक्ष्म जो समस्याएं हैं उनका जिस तरीके से विवेचन किया है वो भी सर बहुत ही शानदार है। अगर आप कल उड़ीसा जाते हैं और वहाँ लोगों से आपको बात करना पड़े
और 1 साल का आपका स्टे है, तो पहले तो आप भाषा सीखेंगे फिर बात करेंगे, तो फिर मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा लगा कि आपने लिखा है कि रीजनल लैंग्वेजेस में ही बात करना आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज़ आप बात नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? माफ़ कीजिए सर, थोड़ा मैं स्पेसिफाई करना इसको भूल गया था। लेकिन सर अगर मुझे उड़ीसा जाने का मौका मिले तो सर मैं इसे बहुत अच्छा अवसर समझूंगा, क्योंकि मुझे एक नई भाषा सीखने को मिलेगी। और सर मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ भाषा, तो अगर उसके साथ साथ में मैं सर इंटरेक्ट करता रहूँगा, कोई दुभाषा अगर उपलब्ध होगा तो उसके साथ, और बहुत जल्द मैं सर, मुझे विश्वास है कि मैं उस भाषा को भी सीख जाऊँगा सर। आप अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और आप देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अलगाववादी लोग हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर के रूप में क्या आप कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के विरुद्ध? सर अगर इस बात के प्रूफ हैं तो दंडात्मक कार्रवाई मैं करूँगा सर, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर का ये मेन ड्यूटी है कि वो फ्री इलेक्शन कराए। तो उन पर एक तो पुलिस बल तैनात किया जा सकता है और उन पार्टियों पे भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है कि उनको कोई नोटिस भेजा जा सकता है या उन्हें वार्निंग दी जा सकती है कि आप इस प्रकार की कार्रवाई बंद करें। अगर फिर भी नहीं मानती है तो सर इलेक्शन को एक तरीके से या तो पोस्टपोन किया जा सकता है थोड़े टाइम के लिए, या फिर उन पार्टियों पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है सर। और आपकी प्रतिनियुक्ति नागालैंड में हो जाती है। जी सर। आप अभी यंग हैं, बैचलर हैं, वहाँ एक नागा लड़की से आपको प्यार हो जाता है। जी सर। और इट्स अ कंप्लीट लव। आप चाहते हैं उससे शादी हो, वो चाहती है आपसे शादी हो। आपने भाषा सीख ली है, आपको कन्वर्स करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही वहाँ। अब समस्या ये है कि जब ये प्रस्ताव आप अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, जो कि राजस्थान के एक एग्रीकल्चरल क्षेत्र से आते हैं, वो साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें चुनना है इस लड़की के बीच में और हमारे बीच में। न हम उस लड़की का भाषा जानते हैं, न उसकी वेशभूषा, बड़ा वेस्टर्नाइज ड्रेस पहनती है, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं वहाँ लोग, बर्मीज़ ड्रेस पहनते हैं, आभूषण भी काफ़ी पहनते हैं, ये पसंद नहीं है। और आपको चॉइस है कि क्या करें, अब अपने लव को चुने आप या अपने पेरेंट्स को चुने, अपने कर्तव्य को चुने। देयर इज़ अ क्लैश बिटवीन योर लव एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या चूज़ करेंगे आप और क्यों? सर सबसे पहले तो मैं इसमें बातचीत का विकल्प चुनूंगा। वो कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है। तो जो मेरी प्रेमिका है सर, मैं उसे कुछ ऐसे शब्द मेरी भाषा के सिखाऊंगा, क्योंकि वो तो यंग है सर, वो सीख सकती है। वो नहीं सीखना चाहती है, बोलती मैं नहीं सीखूंगी वो तुम्हारी भाषा। नहीं, भाषा मैं सीखने का नहीं कह रहा हूँ, वो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कम्युनिकेट करेगी। सर डेफिनेटली वो मेरे से प्यार करती है, उसके साथ मेरे साथ रहना चाहती है, तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे माता पिता के साथ बात करे और उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन दे, क्योंकि वो सर बुज़ुर्ग हैं अभी, उनके समझने की जो प्रोसेस है वो उतनी अधिक नहीं होगी जितना वो यंग के तौर पर समझेगी। तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं उस ऐसी भाषा में कुछ ऐसे वर्ड सिखाऊंगा ताकि वो जब मेरे माता पिता से कम्युनिकेट करे तो उन्हें अच्छा महसूस हो। दूसरा सर, अगर मैं उससे मिलाने के लिए लाऊंगा तो उसकी वेशभूषा में थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ कि वो उसकी और हमारे साइड का कुछ मिक्सचर। उसका तो फ्रीडम है, वो चॉइस भी आप नहीं देंगे उसे कि क्या पहने वो, क्या ओढ़े वो आप वो फ्रीडम नहीं देंगे उसे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसकी फ्रीडम छीन रहा हूँ, लेकिन सर अगर प्यार करते हैं तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही सकती है जब उनसे मिले। तो अब रिश्तों में अगर हम फ्रीडम की बात करने लगेंगे तो सर फिर कैसे चलेंगे? तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कोई फैशन डिज़ाइनर या कोई दर्जी से ऐसे कपड़े बनवाएं। नहीं लगता है कि आपको चाहिए कि अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के खातिर, पेरेंट्स के खातिर अपने प्यार को छोड़ दें? सर अगर दोनों में बैलेंस हो सकता है तो मैं वो ट्राई करूँगा ना। अगर बैलेंस ना हो पाए तो किसे चुनेंगे आप, अपने प्रेम को या अपने पेरेंट्स को? सर मैं पेरेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। थैंक यू सर। इंटरव्यू समाप्त होता है।